ये लिरिसिस्ट स्टार कब बन गया? सबसे पहले केमन आछे, मैंने भी बचपन से यही चीज सुनी है। जब भी बंगाली की बात आती बड़ा अच्छा लगता था वो सेंटेंस सुन के, आमी तुम्हाके भालो आछे। मैं मेरी दोस्त श्वेता के सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं एक बार दिल से आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहता हूं। और क्यों कहना चाहता हूं ये सुन लीजिए आप, तालियां बाद में बजाइएगा। इसलिए दोस्त कि आपने ये कुर्सियां भर दी, ये इस कोने से लेके उस कोने तक आपने ये मंडप भर दिया, ये पंडाल भर दिया। विश्वास मानिए भरी हुई कुर्सियां देख के एक वक्ता को, एक कलाकार को वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक जवान को होती है, या फिर फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। तो मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। एक बार अपने लिए दमदार तालियां बजाइए। थैंक यू श्वेता। साहित्य आज तक है, जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनसे लिरिसिस्ट को अलग समझा जाता रहा है। मनोज, आपको यह महसूस हुआ है कभी? बड़ी हलचल है उस तरफ, थोड़ी हलचल कम हो तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। बहुत बड़ा सवाल पूछा है आपने। सवाल सुना आपने? मैं चाहता हूं एक बार श्वेता फिर से पूछें ताकि वहां की हलचल। मैं ये कह रही हूं कि जब भी कोई कवियों का मंच सजता है उसमें एक लिरिसिस्ट, एक संगीत लिखने वाला, गाने लिखने वाला नहीं बैठता है वहां पर। मुझे लगता है कि आज के जो दुनिया के कवि हैं वो लिरिसिस्ट ही है, नहीं? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसपे सिनेमा पिछले 80 सालों से विचार करता आ रहा है और साहित्य भी विचार करता आ रहा है। ये एक त्रासदी है, एक ट्रेजेडी है कि जो साहित्य की सभा होती है उसमें अक्सर गीतकारों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती। और श्वेता, मुझे दुख इस बात का होता है कि गीतकार और कवि में या शायर में फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो शायर बातें बड़े बड़े लफ्जों में कहता है, वही थॉट, वही विचार हमें इतना यूजर फ्रेंडली तरीके से बोलना होता है कि वो लोकगीत बन जाए, कि वो सबको समझ में आ जाए। अब देखिए, तकरीबन 150 साल पहले मिर्जा गालिब कलकत्ता आए थे, पता है ना आपको? हाँ, तो वो शेर भी आपको याद ही होगा, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने। सुप्रिया जी नमस्ते। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, वो तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। तो जो चीज एक बड़ा शायर बड़े भारी अल्फाज में कहता है, एक गीतकार कोशिश करता है कि इसी को आसानी से कह दे। एक एग्जांपल देता हूं आपको, समझ पाएंगे आप। यूजर फ्रेंडली आपने कहा है, इसलिए मैं समझना चाहता हूं। बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। अगर आप दीवाने गालिब पढ़ें तो दीवाने गालिब का जो पहली गजल है, पहले पन्ने पे, नक्श फरियादी है जिसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पे करे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। नहीं समझे ना? बिल्कुल कोई बात नहीं, अब मैं आपको समझाता हूं। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। समझ गए ना? दोनों बात एक ही थी। तो मिर्जा गालिब ने उस वक्त क्या कहा था कि तन्हाइयां मुझे इतना सताती हैं, इतना परेशान करती हैं, तुम्हारे इंतजार में दिन गुजारना इतना मुश्किल है जैसे पर्वतों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाना मुश्किल है। इतना तो इंतजार मुश्किल है तुम्हारा। एक फिल्मों का कवि जब उसके हाथ में कलम आती है, उसको सिचुएशन मिलता है, बड़ी विनम्रता से, बड़ी मासूमियत से लिखता है कि तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। बात तो वही है। जब एक फिल्मी गीतकार के हाथ में कलम आती है, उसको मौका मिलता है अपने इस महान राष्ट्र के बारे में बात करने का, तो वो बच्चों की भाषा में इतनी सरलता से आपको आपका राष्ट्र गौरव याद दिलाता है, जो मैं मानता हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं सारे साहित्यकारों की, कि बहुत सारे साहित्यकारों के लिए मुश्किल है। जब इंदिवर लिखते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। सच है कि नहीं है? ये श्वेता जी के उस सवाल का जवाब है। और बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा कि साहित्य की सभा में गीतकारों को सम्मान क्यों नहीं मिलता।
इंदिवर लिखते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। आज आप दिखाओ वो स्पेस सूट पहन के मून वॉक आप कर रहे हो, सही बात है, लेकिन अगर हमने एक डेसिमल न दिया होता, एक दशमलव न दिया होता, तो कभी आप धरती और चांद का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते, चांद पे जाना छोड़ दो।